brought to you by American Pistachios. नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। एल्विश यादव ये यूट्यूबर और बिग बॉस विजेता कैसे एक बड़े ड्रग नेटवर्क के आरोप में फंसते नजर आ रहे हैं, क्या केस है, कैसे रेड पड़ी, मुखबिरी और जासूसी किसने की, इन सवालों के जवाब हम बड़ी खबर के पहले हिस्से में ढूंढेंगे और बड़ी खबर के दूसरे हिस्से में चलेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मौजूद IIT BHU। यहाँ एक छात्रा के साथ बर्बरता हुई, उसे निर्वस्त्र किया गया, वीडियो बनाया गया और फिर से एक बहस तेज हो गई कि क्या देश के अग्रणी संस्थानों में छात्र अब भी सुरक्षित हैं। बात शुरू करते हैं एल्विश यादव वाले मामले से। बुलेटिन की शुरुआत में बात एक ऐसे यूट्यूबर की हम करने वाले हैं जिसने इस साल जितनी शोहरत पाई उतने विवाद भी उसके खाते में दर्ज हो गए। एल्विश यादव, जिन्होंने बिग बॉस OTT 2 में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली और विजेता भी बन गए। दर्शक जानते ही होंगे कि इसके बाद एल्विश के नाम के साथ सिस्टम शब्द भी जुड़ गया। एल्विश भाई को कोई कुछ बोल सकता है क्या टाइप मीम चलने लगे, गाने बनाए गए तो वो भी वायरल हुए। मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और सांसदों के साथ इस एल्विश ने फोटो खिंचवाई। अब यही एल्विश पुलिस के सिस्टम में फंस गए हैं क्योंकि नोएडा पुलिस ने एल्विश के खिलाफ FIR दर्ज की है। किस केस में? रेव पार्टीज में सांप के जहर के कथित इस्तेमाल के मामले में। FIR में एल्विश समेत 5 अन्य लोगों के नाम भी दर्ज हैं। एल्विश पर तस्करी से लेकर गैर कानूनी तरीके से रेव पार्टी आयोजित कराने का आरोप है। आरोप ये भी कि इन पार्टियों में एल्विश विदेशी लड़कियों और नशे के सामान की सप्लाई करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और प्रकाश में कैसा है। दरअसल नोएडा की पुलिस ने सेक्टर 49 इलाके में रेड मारी और 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को वहां से क्या क्या मिला वो भी जान लीजिए। 9 तरह के सांप, जिनमें 5 कोबरा थे, उन्हें रेस्क्यू किया गया और साथ ही 20 मिलीलीटर स्नेक वेनम यानी सांप का जहर मिला। अब पुलिस ने गिरफ्तार लोगों से पूछताछ शुरू की तो उन्होंने बताया कि वो लोग सांप के जहर का इस्तेमाल रेव पार्टीज में करते हैं। पूछताछ में सख्ती की गई तो इन लोगों ने अपने सरगना के तौर पर एल्विश यादव का भी नाम लिया। इसके बाद एल्विश समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। इन पर धाराएं कौन सी लगी हैं वो भी आप देख लीजिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 48A, 49, 50 और 51 के तहत केस दर्ज हुआ है। जो धाराएं लगी हैं वो गैर जमानती हैं। 5 आरोपियों की पहचान राहुल, टीटू नाथ, जयकरण, नारायण और रविनाथ के तौर पर हुई है। अब आपको वो कहानी बताते हैं जिसकी बिना पर नोएडा पुलिस ने ये रेड मारी। मुखबिर कौन, सूचना किसने दी? ये मामला पुलिस तक पहुंचाने के पीछे एक संस्था का हाथ है जिसका नाम है PFA, पीपल फॉर एनिमल्स। ये पशु प्रेमी ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी सांसद मेनका गांधी चलाती हैं। इस संस्था में काम करने वाले गौरव गुप्ता ने सेक्टर 49 थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत में ही एल्विश यादव का नाम लिया गया। कहा गया था कि वो अपने गिरोह के साथ साथियों को लेता है और नोएडा और NCR के फार्म हाउस में जिंदा सांपों के साथ वीडियो शूट कराता है, साथ ही गैर कानूनी रूप से रेव पार्टियां कराता है। आरोप यह भी है कि इन पार्टियों में विदेशी युवतियां बुलाई जाती थी और पार्टी में सांप के जहर और नशीली चीज़ों का सेवन किया जाता है। इन इनपुट्स के आधार पर एक मुखबिर ने एल्विश यादव से संपर्क किया। एल्विश से मुखबिर ने कहा कि नोएडा में रेव पार्टी करवानी है। ये भी डिमांड रखी कि इस पार्टी में सांप चाहिए और कोबरा का जहर भी होना चाहिए। जानकारी आई कि एल्विश ने पार्टी के लिए सहमति दी। FIR में लिखा है कि एल्विश ने राहुल नाम के एक एजेंट का नंबर दिया और कहा कि मेरा नाम लेकर बात कर लो। इसके बाद मुखबिर ने एजेंट राहुल का नंबर मेनका गांधी के ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचा दिया। ये छोटी छोटी जानकारियां एक बड़ी पुलिस रेड का आधार कैसे बनी, सुनिए इस केस को फॉलो कर रहे अरविंद ओझा को। राहुल से PFA की टीम ने पूरी बातचीत की और उसका स्टिंग ऑपरेशन किया। उसके बाद जो स्टिंग ऑपरेशन है और तमाम डिटेल्स नोएडा पुलिस से साझा की गई। उसके बाद नोएडा पुलिस, वन विभाग की टीम और PFA की टीम ने नोएडा के सेक्टर 51 में बैंक्वेट हॉल में रेड की, जहां से 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 9 जो सांप है वो बरामद हुए। सांप का जहर, आरोप यह है कि सांप का जहर रेव पार्टी में इस्तेमाल होता था। वो तमाम चीजें बरामद की। अब चूंकि जो सांप है उनमें कई प्रतिबंधित हैं खरीद फरोख्त के लिए, तस्करी के लिए, लिहाजा इसमें वन्य जीव अधिनियम के 1972 के तहत FIR दर्ज की गई। और चूंकि जो आरोपी है उसने एल्विश यादव के नाम का खुलासा किया, लिहाजा FIR में एल्विश यादव को भी नोएडा पुलिस ने आरोपी बनाया है। अब नोएडा पुलिस का कहना है कि एल्विश यादव की तलाश की जा रही है। तो पूरा ये जो ट्रैप है, जो ये पूरा ऑपरेशन है, दरअसल PFA जो मेनका गांधी की NGO है, जानवरों के लिए, पशुओं के लिए काम करती है,
उसने ये पूरा ट्रैप लगाया था और उसके बाद पूरी सबूत जो है वो नोएडा पुलिस को दी गई और उसके बाद नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई। रेड के बाद पुलिस ने बाकी लोगों को तो अरेस्ट कर लिया, लेकिन एल्विश अभी तक पहुंच से बाहर है। अब यहां तक आप पूरा केस समझ गए होंगे। अब बात करेंगे इस मामले को लेकर चल रहे आरोप प्रत्यारोप के राउंड की। हमने आपको शुरुआत में बताया था कि मेनका गांधी के एनजीओ की टिप पर पुलिस ने रेड मारी। अब मेनका गांधी ने एल्विश को इस पूरे प्रकरण का सरगना बताया है, आप सुन लीजिए। ये एल्विश यादव को अरेस्ट करना चाहिए पुलिस को, क्योंकि ये इसका किंग पिन है। ये सांप पहनता ही नहीं है, लेकिन ये पूरा जो ड्रग्स पार्टी को सप्लाई करता है यही लड़का करता है। ये एल्विश यादव को अभी तक पुलिस ने पकड़ा नहीं है, लेकिन उनको पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये दूसरा अरेस्ट है जो हम एक हफ्ते में कर रहे हैं। पहले वाला मथुरा में था और अब नोएडा में, और एल्विश यादव सप्लाई करता है मथुरा में भी और नोएडा में भी और गुड़गांव में भी। मेनका गांधी के आरोपों पर एल्विश यादव खुलकर सामने भी आए हैं। आज दोपहर करीब 2 बजे एल्विश ने ट्विटर पर मेनका गांधी को जवाब देते हुए लिखा, ऐसे लोगों को ऐसे पदों पर बैठा देखकर हैरान हूं। जिस हिसाब से इल्जाम लगाया है मैडम ने, उस हिसाब से माफी भी तैयार रखें। इस पोस्ट के अलावा एल्विश ने वीडियो जारी कर खुद पर लग रहे इल्जामों को सिरे से खारिज किया। सुन लीजिए। जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। और एल्विश का कहना है कि अगर उनके खिलाफ 1% आरोप भी साबित हुए तो वो जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। जानकारों का कहना है कि अगर एल्विश के खिलाफ पुख्ता सबूत हुए तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। नोएडा के डीसीपी रामबदन सिंह का कहना है कि पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंची नहीं है। शिकायतकर्ता ने जो सबूत दिए हैं, पुलिस अभी उन्हें वेरीफाई कर रही है। अभी हम इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे कि किसके खिलाफ क्या सबूत है, इसका हम वेरीफाई कर रहे हैं। जो कंप्लेनेंट है उसने जो सबूत दिए हैं, जो आरोप लगाए हैं, उनका जब तक वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है तब तक हम कहने की स्थिति में नहीं कि किसके खिलाफ क्या सबूत थे। तो पुलिस तो नोटिस तब भेजती है जब तथ्यों को वेरीफाई कर लेती है। चूंकि अभी हमने अपना होमवर्क ही पूरा नहीं कर पाए हैं, कई सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमने मंगाई है, अभी वो मिल नहीं पाई हैं। इस वजह से अभी हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं। जो हमारा प्रक्रिया इन्वेस्टिगेशन की उसको हम अभी फॉलो कर रहे हैं। पुलिस इसके बाद सोशल मीडिया पर भी बवाल चला। एल्विश यादव का साथ देने वालों का एक जत्था है तो उसके विरोधियों का भी। साथ देने वाले मेनका गांधी और उनके संगठन को टारगेट कर रहे हैं और विरोधी कर रहे हैं कड़ी सजा की मांग एल्विश के लिए, और हम कर रहे हैं न्याय की मांग। कानून सम्मत कार्रवाई हो, दोषी और निर्दोष सभी को उनके हिस्से का न्याय मिले। लेकिन न्याय की गुहार अभी नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मौजूद विश्वविद्यालय से भी उठ रही है, जिसके कैंपस में एक लड़की का यौन शोषण किया गया। और पूरा मामला जानने के पहले लगभग 15 सेकंड की इस फ़ोन कॉल का ब्यौरा जानिए। जब हमने उस स्टूडेंट को फ़ोन किया तो उसकी आवाज़ कांपती हुई सुनाई दी। हेलो। उस आवाज़ में बहुत चुप्पी थी, तब बहुत ज़्यादा उदासी थी। इधर से हमारे साथी सिद्धांत ने अपना परिचय दिया। उस लड़की ने आवाज़ सुनकर कुछ देर कुछ नहीं कहा और फिर कहा बात नहीं कर पाऊंगी, और फ़ोन कट गया। ये स्टूडेंट IIT BHU की थी। ये देश का एक और IIT है जिसका कैंपस बनारस में मौजूद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुछ 100 एकड़ में फैले कैंपस के अंदर है। यहाँ सैकड़ों बच्चे BTech MTech की पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं, देश दुनिया में पढ़ने और पढ़ाने भी जाते हैं, और कैंपस भी शानदार है। दूर दूर तक फैले हुए खेत हैं, पेड़ पौधे और हरियाली है। लेकिन इस सुरम्य सुखद कैंपस में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट बोलने से बच रही है। क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट बर्बरता का शिकार हुई, उसका यौन उत्पीड़न हुआ। इसी कैंपस के भीतर ये सब हुआ। अंधेरा था जब 3 लोगों ने ज़बरदस्ती उससे किस किया, उसके कपड़े उतारे, उसका वीडियो भी बना लिया। लगभग 15 मिनट तक उसे निर्वस्त्र खड़ा रखा गया। इस पर जब खबरें आईं तो पूरा BHU उबाल पर आ गया। BHU का वो पुराना घाव सामने आ गया कि कैंपस के अंदर छात्राएं सुरक्षित नहीं। इस बहस पर हम कुछ बाद आएंगे, पहले घटना के विस्तार को समझते हैं। अगले चंद मिनट्स में हम इस घटना की डिटेल आपको देने वाले हैं। ये डिटेल हमें स्टूडेंट द्वारा लिखवाई गई FIR के जरिए पता चली है। ये डिटेल भयानक है, लेकिन इस घटना का अब तक का सच है। शिकायत में लिखा है, मैं 2 नवंबर की रात लगभग 1:30 बजे अपने हॉस्टल न्यू गर्ल्स IIT BHU से वॉक के लिए निकली। जैसे ही मैं गांधी स्मृति छात्रावास चौराहे के पास पहुंची, वहीं पर मुझे मेरा दोस्त मिला। हम दोनों साथ में जा रहे थे कि रास्ते में कमन बाबा मंदिर से करीब 300-400 मीटर के बीच
एक बाइक पीछे से आई जिस पर 3 लोग बैठे हुए थे। उन लोगों ने अपनी बाइक खड़ी कर दी, मुझे और मेरे दोस्त को अलग कर दिया, मेरा मुंह दबा दिया, फिर एक कोने में ले गए। उन्होंने पहले मुझे किस किया, फिर मेरे पूरे कपड़े उतार दिए, मेरा वीडियो बनाया, मेरी तस्वीरें भी ली। मैंने जब भी बचाओ बचाओ के लिए चिल्लाया तो मुझे मारने की धमकी दी। ज़बरदस्ती मेरा फ़ोन नंबर ले लिया, 10-15 मिनट तक मुझे बंधक बनाए रखा। उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ा। वहाँ से मैं अपने हॉस्टल के लिए भागी। पीछे से मुझे बाइक की आवाज़ सुनाई दी। मुझे सामने प्रोफेसर का निवास दिखा। मैं उसके अंदर घुसी और वहाँ 20 मिनट तक रुकी रही। उसके बाद मैंने प्रोफेसर से संपर्क किया तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड तक ले जाया गया। ये बयान सुना आपने? हो सकता है कि इसको सुनकर आप में से कई लोगों के अंदर गैर वाजिब और मूर्खतापूर्ण सवाल उठ जाएं, जैसे लड़की रात को 1:30 बजे क्यों निकली, लड़की रात को लड़के के साथ क्या कर रही थी, लड़का क्या कर रहा था, उसने लड़की को क्यों नहीं बचाया। लेकिन इन सवालों पर सलाहियत या स्कूलिंग चालू करेंगे तो बहुत वक्त बर्बाद हो जाएगा, मेरा भी आपका भी। ऐसे में आपको पूरा केस समझना पड़ेगा, तब शायद जवाब आपको खुद मिले। घटना घटने के कुछ ही देर बाद कैंपस में हल्ला मचा। स्टूडेंट्स ने उसका यौन शोषण करने वाले लोगों के बारे में कुछ बातें बता दी थी। तीनों रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 से आए थे। एक थोड़ा मोटा था, एक थोड़ा पतला, तीनों मीडियम हाइट के थे। तीनों हमलावरों की कैंपस में खोजछुरी हुई। कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था और तीनों फरार थे। इधर तमाम प्रयासों के बाद वाराणसी के लंका थाने में FIR लिखवाई गई। काशी जोन के DCP RS गौतम ने घटनाक्रम बताया, आप सुन लीजिए। 2:45 बजे के आसपास की घटना है और एक लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। उससे तहरीर पर जो है सुसंगत धाराओं में धारा 354 और IT एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और कौन बच्चे उस महिला के साथ जो है छेड़छाड़ करने का प्रयास किए उस संबंध में ट्रेस किया जा रहा है और कुछ जो है बच्चे इसमें जो है एकत्र होकर के एक की इनकी बाउंड्री अलग बनाई जाए, वहाँ पर CCTV कैमरों की पर्याप्त व्यवस्था हो, विद्युत की पर्याप्त व्यवस्था हो, इस संबंध में भी उन्होंने एक अपना ज्ञापन दिया है। लेकिन छात्र इससे खुश नहीं थे। उन्होंने BHU के अंदर अपनी साथी के लिए प्रोटेस्ट शुरू किया। उन्होंने कहा कि कैंपस में बाहरी लोग घुस आते हैं जिसके बाद वो कई सारी घटनाओं को अंजाम देते हैं। वो तीनों आरोपियों के अरेस्ट की मांग करने लगे, कैंपस की सुरक्षा बढ़ाने की मांग करने लगे। सैकड़ों छात्रों ने कैंपस के रास्तों को बंद कर दिया था। 2 नवंबर की सुबह शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट आधी रात तक चलता रहा। छात्रों को मनाने 3 किस्म के प्रशासनिक अमले सामने हैं। BHU प्रशासन, IIT BHU का प्रशासन और वाराणसी नगर और पुलिस प्रशासन। पुलिस ने स्टूडेंट्स को आश्वासन दिया कि वो जल्द ही आरोपियों को पकड़ लेंगे। BHU और IIT दोनों के प्रशासन ने भी छात्रों को ये उम्मीद दी कि वो सुरक्षा के लिए ज़रूरी कदम उठाएंगे। उन्होंने छात्रों की एक और मांग मान ली कि रात में IIT में एंट्री एग्जिट के लिए एक ही पॉइंट बनाया जाए और CCTV कैमरे लगाए जाएं। मॉनिटरिंग और सुरक्षा गार्ड्स की गश्ती भी बढ़ाई जाए। लेकिन छात्र एक और मांग लेकर बैठे थे जो थोड़ी जटिल थी। छात्र कह रहे थे कि BHU के अंदर एक बाउंड्री खींची जाए, एक दीवार जो IIT और BHU के कैंपस को एक दूसरे से अलग कर दे। छात्रों का तर्क था कि BHU में बहुत सारे संकायें और संस्थान हैं, वहाँ बहुत सारे लोग आते जाते हैं जिनका IIT से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे में कैंपस के अंदर एक बाउंड्री खींच दी जाएगी तो IIT वाला हिस्सा ज़्यादा सेफ हो जाएगा। वो ये भी कहने लगे कि BHU में मौजूद पिछला गेट, जिसे हैदराबाद गेट भी कहते हैं, उसे IIT का गेट बना दिया जाए। ये मांग क्यों जटिल थी? हमने ये सवाल कुछ छात्रों और पूर्व छात्रों से पूछा। उन्होंने बताया कि BHU के लोगों के लिए पूरा कैंपस एक अभिन्न इकाई है। वो इसे महामना की बगिया मानते हैं। महामना से यहाँ आशय पंडित मदन मोहन मालवीय से है, जो BHU के संस्थापक थे। उन्होंने ही कई लोगों की मदद से BHU की स्थापना की थी। इसलिए BHU के गेट से लेकर आधिकारिक वेबसाइट, कागज, प्रमाण पत्र, हर जगह उनकी तस्वीर लगाई जाती है। तो महामना की बगिया वाले कॉन्सेप्ट का आधार है कि मालवीय जी ने कैंपस को एक यूनिट के तौर पर स्थापित किया था, इसलिए उसमें विभाजन करना एक जटिल प्रक्रिया होगी। इसके लिए BHU और IIT BHU के बीच आम सहमति होनी चाहिए। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की मंजूरी भी चाहिए, क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दूसरा भी उसी तरह का सेंट्रली गवर्नड इंस्टीट्यूशन है। BHU और IIT BHU की सहमति तो थी, शिक्षा मंत्रालय की सहमति चाहिए थी। देर रात तक की सहमति का इंतजार किया, ओके आ गया तो IIT BHU के रजिस्ट्रार ने छात्रों को सूचित किया। कहा सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD और IIT BHU के शिक्षकों की एक टीम बाउंड्री के निर्माण के लिए सर्वेक्षण की शुरुआत करेगी, मतलब एक सर्वे करेगी CPWD। सुनते हैं IIT BHU के स्टूडेंट्स को जो मांगों के बारे में बता रहे हैं, साथ ही उन मांगों पर जवाब सुनते हैं IIT BHU के डायरेक्टर
प्रमोद जैन का भी। क्लोज कैंपस जो हमने मांग रखी थी उसके ऊपर उन्होंने सर्वे के लिए मांग रखी है, वो अप्रूव हो चुकी है सरकार की तरफ से। और सीसीटीवी की बात हुई थी, वो भी अप्रूव कर दी है उन्होंने। और पुलिस फोर्स जो गेट्स पे लगेंगी उसके लिए भी बात अप्रूव हो चुकी है। जो हमने पॉइंट्स रखे थे उन्हें उन सबका पॉजिटिव रिस्पांस दिया है एंड होपफुली हम यही चाहेंगे कि आगे जाके ये घटना ना ही हो। और जो मेन था कि सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, तो उन सबको लेके जो भी उन लोगों के कंसर्न्स थे वो हमारे कंसर्न्स भी रहे हैं, तो हम लोग उन सभी कंसर्न्स पे एग्री किए हैं और एक टाइम बाउंड मैनर में उन सभी को इम्प्लीमेंट करेंगे। और अच्छा एक मतलब बच्चों से संवाद स्थापित हुआ है और कोशिश ये रहेगी कि जितने भी इश्यूज हैं वो सभी इश्यूज को हम एड्रेस करें। सबसे बड़ी बीएचयू से बीएचयू को सेपरेट करने के लिए एक बाउंड्री वॉल वाली बात थी, उसके बारे में क्या है? मुझे लगता है उसके बारे में अभी हम प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं, बात करेंगे और अगर प्रशासन और सभी जो कंसर्न पार्टीज हैं वो सभी अगर उस पर एग्री करते हैं तो हम उसको करें। इस केस पर वाराणसी के एडिशनल पुलिस कमिश्नर एस चिनप्पा से भी मीडिया ने बात की है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। प्रशासन और पुलिस ने मिलकर सारे बच्चों के साथ मिल लिया है, उनका जो भी ग्रीवेंस है हमने सुन लिया है। हमारी टीम अभी लगातार काम कर रहे हैं और जो भी घटनाएं हुए हैं उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और निरंतर यहाँ हमारे जो टीम्स रहेंगे और जो एंटी रोमियो स्क्वाड रहेंगे और जगह जगह जो गेट्स है वहाँ जो यूनिवर्सिटी का जो सिक्योरिटी है और पुलिस का सिक्योरिटी दोनों जॉइंटली लगातार इसमें एक ड्राइव चलाया जाएगा। जो भी ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। छात्र बहुत देर तक लिखित आश्वासन का इंतजार करते रहे, फिर लिखित में आश्वासन आया, तब छात्रों ने धरना खत्म करने का फैसला लिया। लेकिन छात्रों ने फोन पर अपना नाम न छापने की शर्त पर 3 बातें और बताई। जिस स्टूडेंट का यौन शोषण हुआ उस पर निगरानी की जा रही है, बात करने से रोका जा रहा है। आरोपियों को अब तक अरेस्ट नहीं किया गया है। बीएचयू में कई जगहों पर अभी तक सर्विलांस और सीसीटीवी से निगरानी नहीं शुरू हुई है। शायद इसलिए स्टूडेंट्स ने इसकी मांग उठाई और प्रशासन ने इस मांग को मान लिया। लेकिन ये बीएचयू की अकेली घटना है नहीं। बीते कुछ सालों से बीएचयू में बहुत सारी घटनाएं होती रही हैं। कुछ सुर्खियां बटोरती रही हैं, कुछ सुर्खियां नहीं भी बटोरती हैं, जहां बात दबती है। बानिए देखिए आप, साल 2015 बीएचयू के आयुर्वेद विभाग में रिसर्च करने आई एक विदेशी महिला डॉक्टर का आईआईटी के पास कुछ लड़कों ने बलात्कार करने की कोशिश की, उसे पीटा। साल 2016 हिंदी विभाग के एक छात्र का कैंपस के अंदर कार में घसीटकर बलात्कार किया गया, उसके गुदाद्वार को सिगरेट से जलाया गया, ये भी खबरें आई थी तब। साल 2016 बीएचयू अस्पताल की एक महिला डॉक्टर ने एक रेसिडेंट डॉक्टर पर बलात्कार करने का, पीटने का आरोप लगाया। साल 2017 लाइब्रेरी से हॉस्टल लौट रही लड़की के कैंपस में 3 लड़कों ने हाथ डाल दिया और पूछा, रेप करवाओगी या अपने हॉस्टल जाओगी। पीड़ित लड़की जब यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर के पास शिकायत करने पहुंची तो उससे पूछा गया कि वो हॉस्टल के बाहर क्या कर रही थी। इस घटना के बाद बहुत बड़ा बवाल हुआ। छात्राएं गेट पर पहुंच गई। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरे और 24 घंटे तक गार्ड की तैनाती की जाए। दरअसल बीएचयू में बहुत जगह ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, कैमरे नहीं है, नहीं स्ट्रीट लाइट है, कैंपस भी बहुत बड़ा है। बहरहाल प्रशासन ने इस आंदोलन को लाठीचार्ज, आंसू गैस और गोलों की फायरिंग से खत्म करवाया था। ध्यान रहे कि ये वो कुछ घटनाएं हैं जिन्होंने सुर्खियां बटोरी थी, जिनकी एकाधिक खबरें किसी न किसी मौके पर प्रकाशित हो गई। कई घटनाएं अब भी सुर्खियों से, खबरों से नदारद हैं। इस मौके पर सुनते हैं हमारे साथी सिद्धांत को, जो खुद बनारस से आते हैं और उन्होंने कई घटनाओं की कवरेज भी की है। देखिए, बीएचयू में इस तरह की घटनाएं लगभग हुई हैं और बहुत आयत में हुई हैं, और एक घटना हो तब भी उसको बड़ी घटना माना जाए। जैसे ये, मैं 2 घटनाओं का जिक्र करूंगा। एक बार एक लड़के का रेप हुआ था, वो हिंदी विभाग में पढ़ता था। वो जा रहा था, उसको गाड़ी में खींच लिया गया, चलती कार में बीएचयू कैंपस में उसका बलात्कार किया गया और सिगरेट से उसके गुदाद्वार को जलाया गया, ये भी आरोप लगाए थे। उसकी एफआईआर कराने में दिक्कत हुई थी, उसका मेडिकल करवाने में दिक्कत थी। मुझे याद है कि मैं उस लड़के को लेकर कुछ और लोगों के साथ मैं लेकर गया था उसका मेडिकल करवाने, और उस समय एक सेंसिटाइजेशन की कमी महसूस हुई थी मुझे, जब प्रॉक्टोरियल बोर्ड के तमाम लोग ये कह रहे थे कि लड़का हो सकता है इस चीज़ का आदी हो, और किसी के आदी होने में और किसी का बलात्कार होने में अंतर होता है, ये हमको समझना पड़ेगा। ऐसा ही केस साल 2017 में हुआ था, जिसको मैंने कवर किया था, जिसमें एक लड़की हॉस्टल जा रही थी, कपड़े में हाथ डाला गया और बोला कि रेप करवाओगी या हॉस्टल जाओगी। लड़के कौन थे पता नहीं चला, आज तक पकड़े भी नहीं गए थे। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था बीएचयू के गेट पे। इस घटना को लेकर तो हुआ ही था वो प्रोटेस्ट, इस बात को लेकर भी हुआ था कि जब वो लड़की प्रॉक्टोरियल बोर्ड के पास गई, जो यूनिवर्सिटी का अपना सिक्योरिटी सिस्टम है उसके पास गई, तो उन्होंने कहा कि हॉस्टल से बाहर निकलने की ज़रूरत क्या थी, इतनी देर तक बाहर क्या कर रही थी। यानी आप पर जो विक्टिम है उसको ही पहले आप दोष के केज में डाल देते हो।
और ख़ासकर बीएचयू में जो एक बड़ा सा एक बड़ा क्षेत्रफल ग्रहण करता है, चारों ओर बाउंड्री बनी हुई है, आसपास कई सारे खेत हैं, आसपास गाँव हैं, तो वहाँ से लोगों की आवाजाही और शहर के लोगों की भी आवाजाही वहाँ होती रहती है। सो हम नहीं कह सकते कि कौन परपेटर है। हो सकता है हम बाहर के लोगों के पे आरोप लगा रहे हो, उस समय अंदर के लोग ही इसमें शामिल हों, जो कैंपस के अंदर रहते हैं, करते हैं काम, पढ़ते लिखते हैं, हो सकता है वो लोग भी इसमें शामिल हों। कोई क्लैरिटी नहीं होती है, तो सिस्टम को बहुत पक्का किए जाने की ज़रूरत है। बीएचयू में अभी भी कई जगह छिनैती, सामान छीनने, मोबाइल चोरी होने, बाइक चोरी होने, साइकिल चोरी होने की घटनाएँ आती हैं, और इस तरह के केसेस भी आते हैं, बड़े केसेस। तो कई केसेस जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ के, जो एक्स स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरा अभी भी राब्ता है, वो ये बताते हैं कि अभी भी ऐसे कई केसेस आते हैं जिनको पुलिस तक पहुँचने नहीं दिया जाता है, या पुलिस में भी इतनी सेंसिटाइजेशन की कमी है कि वहाँ पहुँचने के बाद भी केस मर जाते हैं। तो क्राइम, पिटी क्राइम, बड़े क्राइम अभी भी एक लेवल पे सुनाई देता है ऐसा कि चल रहे हैं। एलिगेशंस सेंसलेस होने के भी हैं, सेंसिटाइजेशन की प्रैक्टिसेस की जाएंगी, ये सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि बीएचयू में किया जाएगा, लेकिन किया नहीं गया। ये घटना जो आम हुई है, आप कह सकते हैं कि इन तमाम घटनाओं की फहरिस्त में एक और अध्याय है आईआईटी बीएचयू में जो हुआ है। और एक बार बीएचयू के दूसरे संकाय में पढ़ने वाले छात्रों को भी सुन लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। तरीके से कैंपस में ये घटना आ रही है, उस वजह से घर परिवार से दबाव चल रहा है, और हमारे फैकल्टी में रात को काम होते हैं, स्कल्पचर से रिलेटेड और एग्जीबिशंस लगते हैं। तो ये देखते हुए सोचना पड़ रहा है कि क्या अब हम बाहर निकल पाएँ या ना निकल पाए। काफ़ी असुरक्षित महसूस हो रहा है। अभी मैं पिछले 4 साल से बीएचयू में पढ़ रही हूँ। आप सोचिए कि बीएचयू में इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, और बीएचयू का जो प्रोक्टोरियल बोर्ड का अपना बजट है वो लगभग मुझे लगता है 16-17 करोड़ का बजट है, और इसके बाद भी लगातार बीएचयू में चोरी की घटना, छेड़खानी की घटना, अब तो इस हद तक घटनाएं होने लगी हैं कि बीएचयू के अंदर प्रोक्टोरियल बोर्ड की निगरानी के बाद भी बीएचयू में गन पॉइंट पर लड़कियों के साथ छेड़खानी होने लगी है। आप सोचिए कि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और यहाँ कश्मीर से लेकर केरल तक के बच्चे यहाँ पढ़ने आती हैं। जब से ये घटना अखबार में आई है, न्यूज़ में आई है, लोगों की जानकारी में आई है, तब से हमारे घर से फ़ोन आने लगा है कि आप 8 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलिए, आप रात में लड़कों के साथ मत घूमिए, क्योंकि हम लड़कों के साथ भी सुरक्षित नहीं है। हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन को ये जो भी इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए सुरक्षा को लेकर के वो कराना चाहिए, और साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर के जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल करानी चाहिए, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट्स में लाइट्स लगवाना, और जो ओपन कैंपस होने के नाते जो बाहर के लोगों का आना जाना इतना ज़्यादा है उस पर रोकथाम करना, ताकि ऐसी घटनाएं ज़्यादा बढ़े नहीं आगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, और ये सारी चीज़ें तनाव वाली स्थिति पैदा करती हैं, और हमारे पेरेंट्स उन्होंने हमें बहुत ट्रस्ट करके यहाँ पे भेजा है, लाइक कि ये एक सेफ़ इन्वायरमेंट हमने बच्चे को भेज रहे हैं। बट जैसा कि वो इस न्यूज़ को सुन पा रहे हैं, तो वो हमें ऐसी बातें कह रहे हैं कि देखो हमें जो है शाम में ज़्यादा मतलब बाहर नहीं जाना चाहिए, लाइक, और मतलब कम टाइम में ही अपने हॉस्टल वापस चले जाना चाहिए। ज़ाहिर सिस्टम में कहीं ना कहीं दिक्कत है जिसे ठीक किया जाना है। दुरुस्त करने के वादे नहीं होने चाहिए, काम होना चाहिए। लड़कियां रात में बाहर ना निकले टाइप हिदायत तब ठीक लगती है जब प्रशासन अपनी तैयारी में पक्का हो और फिर भी स्थितियां नियंत्रण में न हो। और जाहिर है कि अगर तैयारियां पक्की होंगी तो हिदायतों और सवालों की जगह बचेगी नहीं। वैसे भी कौन कब निकलता है इसमें हम आप पढ़ के करेंगे क्या। खबरों का सिलसिला यहीं तक, अब उम्मीद की बात सुन लेते हैं। बेंगलुरु के एक शख्स डिलीवरी देने आ रहे हैं, लोगों को चॉकलेट बांटते हैं। उन्होंने खुद रेडिट पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मैं बेंगलुरु के एक अपार्टमेंट में रहता हूँ। शाम को मेरे गेट पर कुछ बच्चों ने खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा बच्चे हैलोवीन मना रहे थे और वो चॉकलेट के लिए आए थे। मेरे पास थी नहीं तो मैंने ब्लिंकिट से ढेर सारी चॉकलेट्स मंगा के रख ली। सोचा था कि और बच्चे आएंगे, हालांकि उसके बाद सिर्फ 4-5 बच्चे ही आए। अब मेरे पास काफ़ी सारी चॉकलेट्स बची रखी थी। अब जब कोई भी मेरा सामान डिलीवर करने आता है तो उन्हें मैं चॉकलेट देता हूँ। उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है उसे बयान करना मुश्किल है। अब मैं ये करता रहूँगा। आप भी मुस्कान कुछ लोगों तक बांटते रहिए। दुर्लभ चीज़ नहीं है, बटेगी तो फैलेगी, हो सकता है आपको भी मिले। इसी नोट पे दिल ललन टॉप शो की इस किस्त को हम कंक्लूड कर रहे हैं। वीकेंड आ गया है, अच्छे से मनाइएगा, आराम कीजिएगा और जो काम आपके पेंडिंग हैं उन्हें भी कर लीजिएगा। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, ऐसी उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दिल ललन टॉप।